एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम सुनते ही मुंबई की गलियां कांप उठती थी, जो खुद एक पुलिस वाला का बेटा था और बाद में दुनिया का सबसे खतरनाक अपराधी बन गया, जिसे भारत सरकार, इंटरपोल, FBI सब ढूंढते रह गए, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं पाया। फोर्ब्स की वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पीपुल के लिस्ट में 51 नंबर पर इस व्यक्ति का नाम था। FBI के मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव में इनका स्थान तीसरे नंबर पर था और भारत का सबसे बड़ा अपराधी में इनका नाम था 1 नंबर पे। आज हम बताएंगे उस व्यक्ति की पूरी कहानी जो मुंबई के डोगरी के गलियों से निकलकर और दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधी साम्राज्य का मालिक बन गया। ये कहानी है दाऊद इब्राहिम की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Dreaded terrorist, drug lord, underworld don from Dongri, Dawood Ibrahim. The Supreme Court delivered its final verdict in the case, indicting Dawood Ibrahim, his brother Anis Ibrahim and Tiger Memon for being the archers who planned the deadly blast. Dawood Ibrahim is a don whose empire spreads not just across the subcontinent but in several parts of the world. My main focus was on Dawood Ibrahim, the boss of the Mumbai organized crime syndicate, the DK. साल था 1955। मुंबई को उस समय बॉम्बे की शहर कहा जाता था। इसी मुंबई के बीच एक इलाका था डोंगरी। उस गली में मुस्लिम थे, वहाँ पे गरीबी थी, तंग गलियां थी और बहुत भीड़ भाड़ वाला माहौल था। यहाँ की हर गली में एक कहानी थी। यहाँ हर गली के कोने पर एक धंधा चलता था, चोरी का, तस्करी का या बस जिंदगी जीने का। 26 दिसंबर 1955 को इस गली में एक बच्चे का जन्म होता है। उस बच्चे का नाम रखा जाता है दाऊद इब्राहिम कशकर और उस बच्चे के पिता थे इब्राहिम कशकर, मुंबई पुलिस के एक कांस्टेबल, जो एक ईमानदार व्यक्ति थे, जो अपने परिवार के लिए रोज ड्यूटी करता था। और उसकी पत्नी का नाम था अबीनी बाई। एक साधारण परिवार था, परिवार बड़ा था, पैसा कम था। दाऊद ने अहमदाबाद के साइलो हाई स्कूल में अपना तो एडमिशन कराया, लेकिन पढ़ाई उनकी किस्मत में नहीं थी। उनके घर वाले फीस नहीं भर पाए, जिसके कारण दाऊद का स्कूल छूट गया। लेकिन डोंगरी के इस लड़के के सामने एक और स्कूल खुला हुआ था। उस स्कूल का नाम था अंडरवर्ल्ड का स्कूल। उस दिन उन डोंगरी गलियों में 2 नाम थे, हाजी मस्ताना और करीम लाल। ये वे लोग थे जिसकी चमक और दशक दोनों डोंगरी के हर गली में मशहूर थे। दाऊदी की आंखें इन्हें देखकर चमकती थी। किशोर उम्र में ही दाऊद ने छोटी मोटी चोरियां शुरू की, फिर धोखाधड़ी किया, फिर मारपीट शुरू किया और डोंगी की गलियां उसके लिए तालीम गाह बन गई। फिर आता है साल 1974। उस समय दाऊद 19 साल का था। हाजी मस्ताना उस समय मुंबई की सबसे बड़ी तस्करी मैन थे, जो सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक सामान सब कुछ उनके जरिए आता था। दाऊद इब्राहिम ने ये बात जानकर देर नहीं की। उसने उस कुरियर को रोका और अमेरिकी डॉलर में 2 लाख रुपया उससे छीन लिया। ये कोई छोटी चोरी नहीं थी, बल्कि मुंबई की सबसे बड़े डॉन की ये चुनौती थी। दाऊद इब्राहिम के पिता इब्राहिम कशकर को जब ये बात पता चला, उन्होंने अपने बेटे को थाने ले गए। लेकिन एक अजीब बात हुई, थाना के बड़े अधिकारी उसे सजा देने के बजाय उसे एक बार के लिए और मौका दिया। उन्होंने कहा कि हाजी मस्ताना के खिलाफ तुम लड़ो। पुलिस उन दिनों हाजी मस्ताना को कमजोर करना चाहती थी और दाऊद इब्राहिम पुलिस का हथियार बन सकता था। यहाँ से शुरू हुई दाऊद इब्राहिम की असली कहानी। वे हाजी मस्ताना के साथ काम करने लगा, लेकिन अपनी शर्तों पर। उसने देखा, सीखा, समझा और अपनी जाल को पूरे इलाके में फैला दिया। दाऊद इब्राहिम अकेले नहीं था, बल्कि उनके साथ थे उसके एक भाई साहिब इब्राहिम कशकर। दोनों भाई ने 1970 के दशक में अपना एक गैंग बनाया, लेकिन डोंगरी की दुनिया में दोस्त कब दुश्मन बन जाते थे ये कोई नहीं जानता था। करीम लाल के गैंग से दुश्मनी बढ़ रही थी, लेकिन पठान गैंग उस समय मुंबई में बहुत ताकतवर थी और दाऊद इब्राहिम की बढ़ती हुई ताकत से परेशान थी। और 1981 में वे हुआ जो दाऊद को पूरी तरह से बदल दिया। उसके बड़े भाई साहिब इब्राहिम को पठान गैंग के निशानबाजों ने गोली मार दी। कहा जाता है कि एक एयर होस्टेज ने सबीर की दोस्त थी, उसने गद्दारी की और पठान गैंग को टिप दे दी। सबीर बेखबर था और गोली चल गई। गोली चल जाने के कारण वहीं पे सबीर की मौत हो जाती है। दाऊद जब अपनी भाई की लाशें देखता है तो उसके अंदर एक अलग सी आग जलने लगती है और वे आग कभी बुझ नहीं पाई। बदला लेने के लिए दाऊद इब्राहिम ने मुंबई के पूरे अंडरवर्ल्ड को हिला दिया। अगले 3 साल तक डी कंपनी और पठान गैंग के बीच एक खूनी जंग चली। गलियों में खून बहा, एनकाउंटर हुई, लाशें गिरी और इस जंग में दाऊद इब्राहिम जीत गया। पठान गैंग टूट गई, करीम की ताकत खत्म हो गई और दाऊद इब्राहिम और मुंबई का नया डॉन था। और 1984 के दशक में दाऊद इब्राहिम का
डी कंपनी मुंबई की सबसे बड़ी गैंग बन चुकी थी। सोने की तस्करी, चांदी, इलेक्ट्रिशियन सामान, एक्सटोरिशन, रियल एस्टेट, नशे की सामान, हर चीज दाऊद कंट्रोल में थी। रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त सोने चांदी की तस्करी का 20 से 30% हिस्सा डी कंपनी के जरिए आता था। 5000 से ज्यादा सदस्य, करोड़ों रुपया की रोज की कमाई, और इन सब के ऊपर बैठा था एक व्यक्ति जिसका नाम था दाऊद इब्राहिम की कहानी। मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री तक इनकी पहुंच थी। बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम उनके पार्टी में जाते थे। दुबई में उनकी बंगलों पर बड़ी बड़ी फिल्म की हस्तियां आती जाती थी। उनके दहिना हाथ बने छोटा राजन हिंदू, जो दाऊद का सबसे भरोसामंद था। दोनों की जोड़ी मुंबई के अंडरवर्ल्ड में क्यू डंटी बन गई। दाऊद इब्राहिम का स्टाइल था अलग, वो खुद को बिजनेसमैन कहता था। उसके कपड़े लंदन के सबिल राव से आते थे। उसके घर में स्विमिंग पूल था, टेनिस कोर्ट था और कराई स्टेट शो पिंसेस थे। वे एक एम्पायर चला रहा था और उस एम्पायर का बादशाह था। लेकिन हर बादशाह का वक्त आता है। 1986 में मुंबई के पुलिस उनके पीछे पड़ गई थी। मर्डर केस में उनका नाम आया। जिसका मर्डर किए थे उसका नाम था सहमद खान। पुलिस की नजरें अब उन पे टिक गई थी। लेकिन दाऊद इब्राहिम ने समझ गया था कि अब मुंबई में रहना खतरा है और एक रात वे मुंबई रवाना हो गया। कहा जाता है कि उस वक्त के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार ने उसे सेफ पैसेज दिया था। सच्चाई क्या है आज भी ये रहस्य है, लेकिन दाऊद बिना रुकावट से इंडिया से निकल गया। दुबई में भी दाऊद अपना नया साम्राज्य खड़ा किया। यूएई उस वक्त उभरता हुआ हब था, पैसे का, बिजनेस का और गुप्त सौदे का। और दाऊद इब्राहिम यहाँ से अपना नेटवर्क और मजबूत किया। रियल एस्टेट में पैसा लगाया और ड्रग टैकिंग को और ऊपर बढ़ाया और यहाँ से दाऊद इब्राहिम अपना तार दुनिया भर में फैला दिया। लेकिन वे काला दिन जो आज भी भारत नहीं भूलता। 12 मार्च 1993 में मुंबई की सुबह आम दिनों जैसी हुई, लेकिन मुंबई में कुछ ऐसा होगा किसी को अंदाजा नहीं था। फिर धमाका होता है, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 13 धमाका मुंबई में होता है। और मुंबई के शहर बाजार, होटल, बस और हवाई अड्डे के पास पूरा शहर तबाह हो जाता है। 257 लोग मर गए, 700 से ज्यादा लोग जख्मी हुए और मुंबई दहल गई और पूरे देश में डर की माहौल बन गया था। सीबीआई के जांच में सामने आया कि इन धमाकों का मास्टरमाइंड था दाऊद इब्राहिम। उसने टिगर मेमन के साथ मिलकर ये साजिश किया था। कहा जाता है कि 1992 में ये मुंबई दंगों का एक बदला है, जिसमें सैकड़ों मुसलमान मारे गए थे, लेकिन बेगुनाह लोगों की मौत किसी भी बदले की जड़ में नहीं आती। इस घटने के बाद दाऊद का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। वे सिर्फ एक वांटेड नहीं रहा, बल्कि वे एक आतंकवादी घोषित हो गया। 2003 में यूनाइटेड नेशनल दाऊद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। अमेरिका ने उसे मारने के लिए 25 मिलियन का इनाम रखा। FBI और इंटरपोल ने इसे मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाल दिया। 1993 के बम धमाके के बाद डी कंपनी के अंडर एक दरार आया। छोटा राजन जो दाऊद का करीबी था, वे एक हिंदू था और उसने उन धमाकों को देखा जिसमें बेगुनाह हिंदू की जान गई। राजन को ये बर्दाश्त नहीं हुई। कहा जाता है कि 1993 में दाऊद ने राजन को मारने की आदेश दी, क्योंकि उसे लगा कि राजन उसका साथ छोड़ देगा। दुबई के जहाज पर जब राजन पे हमला हुआ, वे समुद्र में कूद गया और अपनी जान बचाई। उसके बाद ये दोनों कभी नहीं मिले। एक जमाने के सबसे करीबी दोस्त एक दूसरे खून के प्यासे बन गए। राजन ने मलेशिया में अपना अलग गैंग बनाया और सालों तक एक दूसरे की ये खून के प्यासे रहे। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने राजा का इस्तेमाल किया डी कंपनी के जड़े तक पहुंचने के लिए। 1993 के बम धमाके के बाद दाऊद ने दुबई भी नहीं रह सका। अमेरिका और भारत के दबाव में यूएई ने दाऊद को रखना मुश्किल हो गया था और तब दाऊद पहुंचा पाकिस्तान की कराची के क्लिफ्टी इलाके में। इसका आलीशान बंगला था। दुनिया की हर लग्जरी चीज उसके पास थी। जब पाकिस्तान के सरकार से पूछा जा रहा था कि दाऊद कहाँ है, तब पाकिस्तान की सरकार कहती थी कि दाऊद हमारे पास नहीं है। लेकिन इंटेलिजेंट रिपोर्ट और गवाहों की बातें यह इशारा कर रही थी कि दाऊद कराची में है और वे वहां पर रह रहा है और उसका सुरक्षा ISI कर रही है, क्योंकि दाऊद पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक एजेंट था। भारत के लिए एक ऐसा हथियार जो सीधे नहीं बल्कि परोक्ष रूप से काम करता था। दाऊद ने पाकिस्तान का कर्ज चुकाया। कहा जाता है कि दाऊद ने पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक को एक बड़े फाइनेंस लोन देकर बाहर निकला। उसने लश्कर-ई-तैयबा को फंड दिया
वे एक आतंकी संगठन था जो 2008 में 26/11 मुंबई हमलों को अंजाम दिया। दाऊद का नाम केवल अब गैंगस्टर नहीं रहा, वे एक ग्लोबल टेररिस्ट नेटवर्क का हिस्सा बन चुका था। दाऊद का कारोबार आज भी चलता है, लेकिन ये कारोबार दुनिया का सबसे खतरनाक धंधों में से एक है। ड्रग ट्रैकिंग, अफगानिस्तान से हीरोइन इंडिया, यूरोप और अमेरिका तक ही अपना पहुंच बना लिया था। डी कंपनी इस नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा था। आर्म्स स्मगलिंग होता था, जिसमें हथियारों की सप्लाई होता था। बड़े बड़े टेररिस्ट और अंडरवर्ल्ड को ये हथियार सप्लाई किया जाता था। और दूसरा हवाला नेटवर्क, जो काले धन को सफेद करने का काम करता था। दुनिया भर में फैला हुआ हवाला नेटवर्क, जिसके जरिए अरबों रुपए ट्रांसफर होता था और 1 रुपया टैक्स नहीं लगता था। रियल एस्टेट, दुबई और कराची में अरबों रुपया की प्रॉपर्टी दूसरे के नामे। बॉलीवुड से लेकर बिजनेसमैन तक प्रोटेक्शन मनी वसूलता था। इसके कुल नेटवर्क का अनुमान है $6.7 बिलियन। ये सवाल हर भारतीय के जहन में है कि आखिर दाऊद क्यों नहीं पकड़ाया। इसका कई कारण है। पहला कारण यह है कि पाकिस्तान दाऊद को इंडिया को सौंपने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान ये भी मानने से इनकार कर दिया कि दाऊद मेरे पास है। और दूसरा कारण ये है कि दाऊद के पास एक पासपोर्ट नहीं बल्कि 11 पासपोर्ट है। जैसे इंडिया, पाकिस्तान, यूएई और ओमान अलग अलग देशों में अपनी पहचान बदलते रहता था। तीसरा कारण ये है राजनीतिक पेच। एक बार जाने मानी वकील राम जेठमलानी ने पब्लिक से कहा कि 1993 में जो बम ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद दाऊद ने उनको लंदन में कॉल किया था और कहा था कि वे ट्रियर फेस करने के लिए तैयार है। जेठमलानी ने इस बात को सर्द पावर तक पहुंचाई, लेकिन सरकार तैयार नहीं हुई क्योंकि दाऊद के पास कई राजनेताओं का राज था। दाऊद इब्राहिम और बॉलीवुड के रिश्ता एक अलग ही किताब है। 80 और 90 के दशक में कई बॉलीवुड के बड़े नाम दाऊद के दुबई के बंगले पर जाते थे। पार्टी होती थी, मुजरे होते थे। फिल्म के फाइनेंसिंग में डी कंपनी का पैसा लगता था। प्रोड्यूसर को एक्सटर्नल कॉल्स आते थे। बॉलीवुड का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन एक खुला रहस्य था। कई फिल्म बनी दाऊद की कहानी पर। कम पे 2002 में राम गोपाल वर्मा की ये फिल्म डी कंपनी की एक कहानी लूड एडवेंशन में दिखाई गई। ब्लैक फ्राइडे ये फिल्म आया था 2004 में। ये फिल्म था 1993 में जो बम ब्लास्ट हुआ था मुंबई में, उसके ऊपर। शूट आउट एट लखनवाला 2007 में ये फिल्म आई थी और शूट आउट एट उडाला 2013 में मुंबई के अंडरवर्ल्ड के रियल कहानी पे आधारित है। डी डे जो 2013 में एक फाइनेंस मिशन जिसमें दाऊद को इंडिया लाने के लिए कोशिश किया जा रहा था। दाऊद मुंबई के पॉप कल्चर का हिस्सा बन गए। उनका नाम फियर और फैशनल दोनों जगह जागता है। और अब सवाल वे जो आज भी इंडिया और पूरी दुनिया में गूंज रहा है, क्या दाऊद इब्राहिम जिंदा है? कुछ साल पहले पाकिस्तान से एक खबर आई कि 15 दिसंबर को दाऊद को जहर दे दिया गया है। 17 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। एक हॉस्पिटल की फुटेज को रिलीज कर दिया गया। फिर परिवार और डॉक्टर की अनुमति और 5 गाड़ियां डेड बॉडी लेकर कब्रगाह की ओर निकली। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान में इंटरनेट बंद हो गया, लेकिन इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने दाऊद की मौत को कंफर्म नहीं की। डी कंपनी के सदस्य छोटा शकील ने कहा कि दाऊद अभी ठीक है। सच्चाई क्या है ये शायद उसकी नजदीकी और ISI जानते हैं। दाऊद इब्राहिम जिंदा है या मर गया है, ये नाम आज भी इंडिया के अंडरवर्ल्ड में गूंजता है। एक साम्राज्य जो आज भी चल रहा है। दाऊद इब्राहिम की कहानी सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं, ये कहानी है एक गरीब माहौल के लड़के की जो ताकत, लालच और गलत रास्ते से दुनिया की सबसे खतरनाक गैंगस्टर बन गया। ये कहानी है उस सिस्टम की जिसने इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। समय के साथ ये आगे बढ़ गए। राजनीतिक और अपराध की उस गठजोड़ की जो देश की नींव को खोखला कर दिया। फाइनली दोस्तों, आज का वीडियो यही पर खत्म करते हैं। आई होप कि वीडियो देखकर आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।